गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम एल्गोरिथम्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसकी कम्प्लेक्सिटी के बारे में, उसके नोटेशंस के बारे में। तो हम सबसे पहले एल्गोरिथम होता क्या है। तो एल्गोरिथम में एक वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ स्टेप्स है जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखे जाते हैं। तो हम डिफरेंट स्टेप्स लिखते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कंप्यूटर में सॉल्व कर पाए। तो डाटा को प्रोसेस करने के लिए भी हमें एफिशिएंट एल्गोरिथम को लिखना पड़ेगा। तो जो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी है, एल्गोरिथम एफिशिएंट है या नहीं है, वो हम किसी दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं। एक है टाइम और दूसरा है स्पेस। इन दोनों तरीकों को हम इनपुट साइज के तौर पर मेजर करेंगे। जैसे अगर इनपुट साइज n है तो कितना टाइम लगेगा या कितनी स्पेस लगेगी उस एल्गोरिथम को रन करने में। सिमिलरली हर एल्गोरिथम एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। किस डाटा स्ट्रक्चर को यूज करेगा वो डिपेंड करेगा कि हम कितना टाइम चाहते हैं, कितने टाइम में वो एल्गोरिथम रन हो या कितनी स्पेस में वो एल्गोरिथम रन हो। तो जनरली ये इसे हम कहते हैं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। अगर एल्गोरिथम आपका कम टाइम लेगा तो वो आपका ज्यादा स्पेस लेगा, और अगर एल्गोरिथम आपकी ज्यादा स्पेस लेगा तो वो आपका कम टाइम लेगा। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखनी होती है कि कौन सा एल्गोरिथम हम चूज करें। तो इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। सर्चिंग एल्गोरिथम का एग्जांपल है। इसमें कंसीडर करिए एक मेंबरशिप फाइल हम है हमारे पास, जिसमें नाम है, टेलीफोन है मेंबर्स का, उसके अलावा कई सारे और डाटा भी है। अब सपोज कीजिए कि हमें एक मेंबर का नाम दिया हुआ है और हमने उसका टेलीफोन नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम एक पहला तरीका है लीनियर सर्च का। लीनियर सर्च में हम पहले रिकॉर्ड से शुरू करेंगे, उसके बाद सेकंड रिकॉर्ड को सर्च करेंगे, फिर थर्ड रिकॉर्ड को, हर रिकॉर्ड को सर्च करते जाएंगे और आखिरी में जब आपका नाम मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको कोरोस्पॉन्डिंग टेलीफोन नंबर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर टाइम जो रिक्वायर्ड है वो इक्वल होगा या कोरोस्पॉन्डिंग होगा नंबर ऑफ कंपैरिजंस। जितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस होंगे ज्यादा, उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो नाम है वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। वो फर्स्ट पोजीशन पर भी हो सकता है, एनएफ पोजीशन पर भी हो सकता है, सेकंड पे, n-1 पे, किसी भी पोजीशंस पर वो अवेलेबल हो सकता है। तो अगर वो नाम किसी भी अवेलेबल पोजीशन पर होगा तो ऑन एन एवरेज हमारी इस एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी आएगी n/2। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सपोज करो 100 एलिमेंट्स है, तो इसकी कम्प्लेक्सिटी आएगी तकरीबन 50 या 50 टाइम में वो आपका एल्गोरिथम रन कर जाएगा। ये एल्गोरिथम अगर हमारी फाइल छोटी है तो एल्गोरिथम एफिशिएंट है, हम जल्दी कर पाएंगे। बट जैसे जैसे हमारी फाइल का साइज बढ़ेगा ये एल्गोरिथम आपका काफी इनएफिशिएंट होता जाएगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या यूज किया, आपका बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या है, हम जो नाम है वो अल्फाबेटिकली अरेंज सॉर्ट करेंगे। ए से नाम पहले आएंगे, बी के नाम उसके बाद, और सबसे आखिरी नाम में जेड से जो नाम होंगे। अब हमें जब भी कोई नाम को फाइंड आउट करना होगा तो हम उस लिस्ट के मिडिल नाम को देखेंगे। मिडिल नाम से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो डिजायर्ड नाम है वो लिस्ट के पहले हाफ में है या लिस्ट के वो आखिरी हाफ में है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो आपका नाम कहाँ पर है। ये प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा वो पर्टिकुलर नाम हमें फाइंड आउट नहीं मिल सकता। तो इसमें आप हर स्टेप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हाफ करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हाफ कर रहे हैं तो इसकी आपकी कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी log n टू द बेस ऑफ 2। तो इस एल्गोरिथम की जो कम्प्लेक्सिटी है वो पहले एल्गोरिथम से बेटर है। यहाँ पर अगर आपकी लिस्ट में 25,000 नाम भी है तो आपने सिर्फ 15 कंपैरिजन करने हैं, उसके बेस पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका नाम वो लिस्ट में कहाँ पर है। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम वैसे तो काफी एफिशिएंट है, बट इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स या मेजर पॉइंट्स। तो पहला इसमें है कि ये एल्गोरिथम कंसीडर करता है कि आपको मिडिल नाम पे डायरेक्ट एक्सेस है, मतलब आप लिस्ट में से मिडिल नाम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको मिडिल नाम डायरेक्टली एक्सेस करना है तो जनरली हम एरे का यूज करते हैं। बट एरे में दिक्कत क्या होती है कि आपका अगर कोई एलिमेंट आपने इंसर्ट करना है या कोई एलिमेंट आपने डिलीट करना है तो उसके लिए आपको काफी टाइम लगेगा और आपने लिस्ट को काफी चेंज करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को टेलीफोन कंपनी कैसे सॉल्व कर सकती है, आप साल की स्टार्टिंग में आपने एक डायरेक्टरी प्रिंट कर दी, बट
उसमें जो भी चेंजेस आए वो चेंजेस आपने उस साल में नहीं करे, वो चेंजेस आपने एक सेपरेट फाइल में कर दिए और उसके बाद जब आप नेक्स्ट ईयर करेंगे तो आप एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। बट कई बार ये प्रॉब्लम्स हम ऐसे इन चीज़ों को एक साल तक डिले नहीं कर सकते, जैसे कि आपका बैंक है तो बैंक में वो चीज़ इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपका हम ये लीनियर सॉर्टेड या एरे को हम यूज नहीं कर पाएंगे, कोई अदर डाटा स्ट्रक्चर हमको यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली इसका कोई एक और एग्जांपल है, ये आप नोट्स में देख लीजिएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम की नोटेशन। एल्गोरिथम हमने बताया कि स्टेप बाय स्टेप लिस्ट है, किसी भी हमने कोई प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप हमने कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करनी है उसके बारे में आपका एल्गोरिथम बताता है। अब एल्गोरिथम को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड तरीके को हम एल्गोरिथम की नोटेशन कहते हैं। तो नोटेशन क्या हुआ? स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट एल्गोरिथम। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला है स्टेप्स। हर एल्गोरिथम में कुछ स्टेप्स होंगे, हम स्टेप्स को वन आफ्टर द अदर लिखेंगे, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। सबसे पहले आपका स्टेप 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका स्टेप 2 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद आपका स्टेप 3 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर उसके अलावा नेक्स्ट है आपका कंट्रोल। सपोज करो आपने स्टेप 1 से डायरेक्टली स्टेप 4 पर जाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वहां पर आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, गो टू स्टेप एन या स्टेप 4। तो यहाँ से आप इस स्टेटमेंट की मदद करके आप स्टेप 1 से या किसी भी स्टेप से स्टेप एन पर जंप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स एक सिंगल लाइन में लिख रहे हैं तो वो स्टेटमेंट्स एक तो कोमा से सेपरेटेड होंगी और उसको हम लेफ्ट से राइट एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने लिख रखा है सेट k इक्वल टू 1, k की वैल्यू को 1 सेट कर दिया, फिर लोकेशन की वैल्यू को 1 सेट कर दिया और उसके बाद आपने मैक्स है उसमें आपने डाटा 1 वैल्यू को असाइन कर दिया। तो इस टाइप से आप एक स्टेटमेंट में कई सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद एक एग्जिट स्टेटमेंट होती है, कोई भी एल्गोरिथम तब एंड होता है जब वो एग्जिट स्टेटमेंट को एनकाउंटर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कमेंट्स। कमेंट जनरली हम इसलिए लिखते हैं ताकि यूजर को पता चल जाए कि वो स्टेप में आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जो कमेंट्स हैं वो जनरली स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखकर आप यूजर को बता सकते हैं कि इस स्टेप में क्या हो रहा है। कमेंट्स जनरली स्टेप की बिगिनिंग में या स्टेप के एंड में लिखे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नेम्स जनरली कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, जैसे मैक्स हो गया, डाटा हो गया। उसके अलावा हम सिंगल लेटर नेम्स भी यूज कर सकते हैं, वो जनरली आप काउंटर्स या एरे के सबस्क्रिप्ट्स के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स जनरली आपका डॉट इक्वल नोटेशन यूज करता है, जिसको आप पहले कोलन लिखेंगे फिर आपका इक्वल टू साइन लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप जैसे यहाँ पर लिख रखा है आपका मैक्स इक्वल टू डाटा 1, दैट मीन्स जो डाटा 1 में जो वैल्यू है वो वैल्यू आप मैक्स को असाइन कर रहे हैं। इसके अलावा कई नोटेशंस में आप बैकवर्ड एरे का या सिंपल इक्वल टू साइंस का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इनपुट और आउटपुट। किसी भी एल्गोरिथम में यूजर कुछ इनपुट दे सकता है या हम यूजर के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो हम इनपुट और आउटपुट की मदद से करेंगे। तो कोई भी चीज हमने इनपुट करना है, यूजर से हमने इनपुट लेना है और किसी वेरिएबल को असाइन करना है, तो वहां पर हम रीड स्टेटमेंट का यूज करेंगे। पहले हम रीड लिखेंगे और जिस वेरिएबल में वो स्टेटमेंट्स आपने स्टोर करवाना है वो वहां पर उन वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे। सिमिलरली अगर हमने कोई चीज यूजर को दिखानी है तो मैसेजेस हम लिख सकते हैं, वो कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे, कोटेशन के अंदर। और अगर हमने डाटा प्रिंट करवाना है तो सिंपली डाटा का नाम। तो इसके लिए हम राइट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, पहले राइट लिखेंगे उसके बाद आपका कोलन और उसके बाद जो भी कोई मैसेजेस हैं तो कोटेशंस में, नहीं तो आप डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर को हम फंक्शंस भी कहते हैं, मॉड्यूल भी कहते हैं, हमने लास्ट ईयर सी लैंग्वेज में भी किया था। तो ये हम एक तरह से इंडिपेंडेंट एल्गोरिथम होता है, कोई स्मॉल मेन प्रॉब्लम की कोई सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इंडिपेंडेंट एल्गोरिथम सा होता है।
और वो एल्गोरिथम आप अपने प्रोग्राम में एक या एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हो, तो उसके लिए आप प्रोसीजर्स यूज करते हैं। उसके बाद है सिलेक्शन लॉजिक या जिसे कंट्रोल फ्लो भी कहते हैं। इसके लिए आप डिफरेंट नंबर ऑफ कंडीशंस होंगी, उसमें से आप कोई भी एक कंडीशन को सिलेक्ट किया जाएगा, जो हमने लास्ट ईयर सी लैंग्वेज में इफ एल्स इफ किया था। तो इसको हम लिखेंगे इफ, उसके बाद कोई भी आपकी पहली कंडीशन, देन के बाद आपका कोलन का साइन। तो पहले आपका इफ वर्ड लिखेंगे, फिर आपकी जो भी कंडीशन है उसको मेंशन करेंगे, कॉमा मान लेंगे, और उसके बाद आप देन और कोलन का साइज। उसके बाद जो चीजें, अगर कंडीशन ट्रू है, जो चीजें आपने एग्जीक्यूट करना है, तो वो हमने मॉड्यूल नाम से दिखाएंगे। उसके अलावा फिर सिमिलरली आप कंडीशन 2 के लिए, 3 के लिए, कितने भी कंडीशन के लिए लिख सकते हैं। लास्ट में अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो वो आप एल्स में लिख देंगे, अगर एल्स आएगा तो आप ये चीज एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर आप सिलेक्शन लॉजिक में जब भी आपकी इफ स्टेटमेंट खत्म होगी सारी की सारी, तो आप लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स में एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो ये बताएगा यूजर को कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो गया, इफ स्ट्रक्चर आप खत्म हो गया, नेक्स्ट आपकी नॉर्मल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद एक एल्गोरिथम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हमने लास्ट ईयर सी लैंग्वेज में भी किया था। उसमें कोफिशिएंट्स, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। यहाँ पर तीन चीजें होती है, वो तीन चीजें हमने ए बी सी से रिप्रेजेंट करेंगे कोफिशिएंट्स, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और आखिरी में सी। तो यहाँ पर हमने रियल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, कोई है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने इन ए बी सी की वैल्यू को यूजर से रीड किया, हम यूजर बताएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। उसके बाद हम उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को यूज करके हम रियल सॉल्यूशंस है या नहीं है वो फाइंड आउट करेंगे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपके दो सॉल्यूशंस होंगे जो आप इन इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, और उन सॉल्यूशंस को फिर आप प्रिंट कर देंगे। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो आपका सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब दोनों सॉल्यूशन सेम आएंगे, और उसको आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो आप एल्स पार्ट में जाएंगे और लिखेंगे कि नो रियल सॉल्यूशंस आर अवेलेबल। लास्ट में आपने एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर लिख दिया, जो बताता है कि इफ स्ट्रक्चर है एंड हो रहा है, और सबसे लास्ट में आपने एग्जिट लिख दिया, दैट मींस आपका एल्गोरिथम यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप है आपका आइटरेटिव लॉजिक। आइटरेटिव लॉजिक मींस ऐसी चीजें जो बार बार हमने करनी हो, वो हमने लास्ट ईयर भी देखा था। डिफरेंट सी लैंग्वेज में डिफरेंट लूप्स थे आपके, डिफरेंट वाइल लूप, फिर आपका फॉर लूप, और फिर आपका डू वाइल लूप। तो यहाँ पर जब आप एल्गोरिथम में कोई आइटरेटिव लॉजिक को मेंशन करेंगे तो सबसे पहले एक रिपीट स्टेटमेंट होगी। रिपीट स्टेटमेंट कंडीशंस बताएगी, और उसके बाद एक मॉड्यूल होगा जिसको हम कहेंगे बॉडी ऑफ द लूप। तो बॉडी ऑफ द लूप वो इंस्ट्रक्शंस जो आपने बार बार एग्जीक्यूट करनी है, और सबसे आखिरी में आप एंड ऑफ लूप लिखेंगे, जो बताएगा कि आपका लूप स्ट्रक्चर एंड हो है। तो दो टाइप के लूप स्ट्रक्चर है, एक है रिपीट फॉर लूप्स, जिसमें आप एक इंडेक्स वेरिएबल के को यूज करेंगे, और फिर आप लिखेंगे रिपीट फॉर के इक्वल टू r टू s बाई t। यहाँ पर r आपका इनिशियल वैल्यू है, s आपका एंड वैल्यू है या टेस्ट वैल्यू है, और t मीन्स कितने इंक्रीमेंट, तो r टू s बाई t। तो हम r से लेके s तक जाएंगे और हर बार कितना इंक्रीमेंट करेंगे, t तक इंक्रीमेंट करेंगे। और उसके बाद आप कोलन का साइज रूल, यहाँ पर जो ये कोलन का साइज है इसको आप जरूर लिखें, क्योंकि नहीं तो एरर आ सकता है। और उसके बाद आप मॉड्यूल लिखें, मॉड्यूल जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस इस फॉर लूप के अंदर एग्जीक्यूट करनी है, और आखिरी में आपका होगा एंड ऑफ लूप। ठीक है। सिमिलरली रिपीट वाइल लूप होता है, जिसमें आप एक कंडीशन देते हैं जो लूप को कंट्रोल करती है। यहाँ पर आप रिपीट वाइल कंडीशन, फिर कोलन, और उसके बाद आपका मॉड्यूल, लास्ट में आपका एंड ऑफ लूप। तो इसका भी एक एल्गोरिथम है, लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। अगर हमें किसी भी एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमारे सबसे पहले हमारे पास एरे होना चाहिए, डाटा हमारे पास एरे है, उस डाटा एरे में हमारे पास n न्यूमेरिकल वैल्यूज है। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक तो लोकेशन फाइंड आउट करनी है, एक वैल्यू मैक्स फाइंड आउट करनी है लार्जेस्ट एलिमेंट की। ठीक है। तो इसमें हम पहले स्टेप में हमने लिखा इनिशियलाइज। इनिशियलाइजेशन में हम क्या करेंगे,
हम अज्यूम करते हैं कि पहली लोकेशन पर ही हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है, तो हम मैक्स को साइन कर देंगे डाटा 1 और लोकेशन को साइन कर देंगे 1। इसके अलावा हमारे एक काउंटर है कि जिसको हम 1 इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम एक लूप एग्जीक्यूट करेंगे और उस लूप में व्हाइल लूप, और वहां पर हम वो लूप तब तक एग्जीक्यूट करेंगे जब तक k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है। ये लूप हम तब तक एग्जीक्यूट करते हैं जब तक k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n। इसमें हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि मैक्स की वैल्यू डाटा k से कम तो नहीं। अगर मैक्स की वैल्यू डाटा k से कम है तो हम लोकेशन की वैल्यू को चेंज कर देंगे और मैक्स की वैल्यू को भी चेंज कर देंगे। और ये हमारा इफ स्ट्रक्चर का एंड हो गया। और उसके बाद हम k इक्वल टू k प्लस k की वैल्यू को आप इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये 3 और 4 स्टेप्स आपके लूप में बार बार एग्जीक्यूट होंगे। एट द एंड ऑफ द लूप हमें जो लोकेशन और जो मैक्स की वैल्यू मिलेगी वो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा। मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू और एरे में उसकी कौन सी लोकेशन है वो वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे यूजर के लिए, और ये हमारा एल्गोरिथम इसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे।